अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। जो बयानात आप देख रहे थे ये कराची के हल्का NA 249 के आज जो रिकाउंट था, इस दौरान ये इल्जामात और बातें सारी सामने आई और अब लगता यही है कि ये इंतखाब मजीद मुतनाज़ हो गया। आज वोटों की दोबारा गिनती का पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों ने बॉयकॉट कर दिया। एतराज़ ये सामने आया कि फॉर्म 45 और 46 नहीं दिए गए और गैर इस्तेमाल शुदा जो बैलेट्स थे वो उनको गिनने नहीं दिया गया, फिर दस्तखत जांच करने नहीं दी गई। बहुत सारे एतराज़ात सामने आए कि जो पोलिंग बैग्स थे उनको सही तरीके से वो सील्ड नहीं थे, ये भी कहा गया है। और ये बताया उन्होंने कि महज एक रस्सी से बांधे हुए थे, लिहाजा जो गिनती है उसका हम बॉयकॉट करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के आप ये बयान सुन भी रहे थे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि सिर्फ पीपल्स पार्टी अंदर बैठी हुई है कि क्या हिटलर का नाजी जर्मनी है। अब इलेक्शन कमीशन ने इन सारे एतराज़ात को एक तरफ रखा और उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती जारी रहेगी। इस हल्के में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दी थी, जिसके उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 683 वोटों से हारे। दूसरी तरफ खुशाब में एक इंतखाब हुआ कल और ये सीट हस्बे मामूल मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है। यहाँ नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद मुअज्जम 73,081 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI के अली हुसैन खान 62,903 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दोनों पार्टियों ने पिछले इंतखाब से ज्यादा वोट हासिल किए और अहम बात यह है कि यही बात इसके अंदर सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इन दोनों की तरफ से कोई एतराज़ात सामने नहीं आए इंतखाबी नताइज पर। अब हम कराची के ज़िमनी इंतखाब की तरफ दोबारा वापस आते हैं। अब ये सवाल है कि इंतखाबी तरीक़ाकार पर सियासी जमातों के इतने सारे एतराज़ात, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस किस्म के बयानात आज आते रहे टीवी के ऊपर। दूसरी तरफ हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की एक तजवीज़ लेकर आई है जिस पर बहुत सारी बहस हो रही है टीवी पर। अब सदर मुमलिकत कल आए और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बजाते खुद ऑपोजिशन को दावत दी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर बात करने के लिए, जो इस्लाहात है इंतखाबात की हुकूमत की तरफ से, उस पर बात करने के लिए आप हमारे साथ बैठें। और उन्होंने ये जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, इसको एक्सप्लेन भी किया बड़े क्लियर तरीके से, जो कि बहुत से लोगों को अब सही तरीके से समझ आई है, जो बात हुकूमती रहनुमा उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हम इस सारे मामले पर तफसीली तौर पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए हमने दावत दी माहिरीन को, क्योंकि सियासतदानों की बात तो आप इस पर सुनते आ रहे हैं। हमारे साथ सरबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें इस प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त निकालने के लिए, और क्योंकि आप इंतखाबी मामलात पे गहरी नजर रखते हैं दोनों। अहमद बिलाल साहब, आपसे आगाज करेंगे। पहले NA 249 की बात कर लेते हैं। आज जो सारी सिचुएशन बनी रिकाउंट के दौरान, उसमें एतराजात इसी किस्म के आए कि फॉर्म 45 नहीं दिया गया, गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स नहीं दिखाए गए, RO के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं, पोलिंग बैग्स सील्ड नहीं थे। ये सारे एतराजात बाय लॉ क्या जायज हैं? बहुत शुक्रिया अब्सा। देखिए, आपने साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मारूफ इंतखाबी अमूर के माहिर जनाब कंवर दिलशाद साहब को बुलाया हुआ है। तो हकीकत यह है कि ऐसे मौज़ूआत पे वो काफ़ी हैं, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं कि उनकी बात काफ़ी है। लेकिन अब चूँकि मैं मौजूद हूँ तो मैं अर्ज़ करूँ कि मेरे ख्याल में जो कानूनी तकाज़ा है वो तो ज़्यादा तफसील से कंवर साहब ही बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो फॉर्म 46 है वो अहम बहुत है। ये हुकूमत की तरफ से जो इस्लाहात की बात की गई थी, इस पे क्योंकि ऑपोजिशन का बहुत वाज़े किस्म का मौक़िफ़ है और वो इसको रिजेक्ट करते हैं। बाकी इस्लाहात को एक तरफ रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मामले को वो रिजेक्ट करते हैं। इस पे हमारे जो हमने जिनको दावत दी है अपने मेहमानों को, वो उसके ऊपर क्या हम अगले हिस्से में जाके प्रोग्राम के इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। कंवर दिलशाद साहब, आज NA 249 की रीकाउंटिंग के ऊपर जो सवालात उठाए हैं, एतराज़ात उठाए गए हैं नून लीग की तरफ से और PTI की तरफ से भी, कानूनी तौर पे दुरुस्त है? तो सबसे पहले मैं जनाब अहमद बिलाल साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि मुझे मेरे बारे में अच्छे रिमार्क दिए हैं, तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करूंगा। अहमद बिलाल साहब का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसके मामले में, लेकिन अर्ज में ये करूंगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा कि ये इस पर NA 249 पर आप रिकाउंटिंग करें, उस रिकाउंटिंग के ऑर्डर में तमाम चीजें शामिल है। रिकाउंटिंग का मतलब होता है फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 तो अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन जितना भी इसमें रिकॉर्ड है, बैलेट पेपर है, रिजेक्टेड वोट है, वो सब जो है वो रिकाउंटिंग में ही आते हैं। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं
तो उनको इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 95 जो है उसको पढ़ के उस पर लेटर उस पर अमल दरामद करें। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये अख्तियारात हैं कि वो जहां भी 5% का मार्जिन आ जाए तो वहां वो रिकाउंटिंग का ऑर्डर दे सकता है। पहली गलती उसने ये की कि उसने अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने की बजाय उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया मिस्टर इस्माइल का, तो उन्हें फिर जाना पड़ा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान ने अपने खुसूसी ऑर्डर के तहत, हालांकि जो ऑर्डर है और हमारा सेक्शन 95 में सेक्शन नंबर 6 पर उस पर इलेक्शन कमीशन के लफ्ज मे का इस्तेमाल किया, जहां रिटर्निंग ऑफिसर को इख्तियार दिए गए वो शल का इस्तेमाल किया गया, मैंडेटरी। इसका मतलब है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ज्यादा इख्तियार थे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके तमाम ऑर्डर को देखते हुए हुक्म जारी कर दिया कि आप रिकाउंटिंग करें, और उस रिकाउंटिंग में तमाम मटीरियल शामिल है, 95, 96 बैलेट पेपर, रिजेक्टेड वोटर सब उसमें शामिल है। तो अब मेरी समझ ये बात नहीं आ रही कि रिटर्निंग ऑफिसर बिला वजह क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, क्यों इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहे हैं, जबकि वो इलेक्शन कमीशन का ही ऑफिसर है, वो बाहर का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर। और उसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हैदराबाद के रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को भी उनकी मावनत के लिए साथ लगाया ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके। ये तीनों जो है ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिसरान है, और ये इन्होंने जिस अंदाज से उनको बाइकाट करने पर मजबूर हुए तो ये एक मैना खेज बात है। लेकिन बहरहाल आपकी वोटिंग की बकायदा इलेक्शन कमीशन स्टेप अप कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, आरओ से बात कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कवायद के मुनाफिक। बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमीशन भी पूछ सकते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है अपना नसार दुरानी साहब, उनका ताल्लुक भी सिंध से है, तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये मिस्टर इस्माइल को फौरन चाहिए था कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन से मुदाखलत करवाने के लिए टेलीफोन करवाते, ऑर्डर पास करते, लेकिन नहीं किया। तो अब ये रिकाउंटिंग हो रही है, ठीक है जी, मेरा रिकाउंटिंग हो रही है, रिकाउंटिंग को बचाने दें, चलने दें, इसके बाद फिर इलेक्शन को पास तरह फैसला करेगा। ठीक हो गया। अब अहमद बिलाल साहब, अब ये एक तो आप इसके ऊपर भी अपना एनालिसिस दीजिए, जो सारी सिचुएशन बनी, आरओ का जो किरदार है इसके ऊपर कंवर साहब ने भी तफसीली तौर पर रोशनी डाली है। एक और बात ये हो रही है कि 5% से कम अगर वहां पे हुई है, वोटर निकला है, तो वो फवाद साहब हुकूमत जो है उन्होंने एक दरख्वास्त भी दे दी है रीपोलिंग की, उसमें कितना दम है? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा इंतखाब होना चाहिए। देखिए, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं, इनका रवैया जो है वो जिस दिन इंतखाब प्रोविजनल रिजल्ट कंपाइल हो रहे थे उस दिन से कुछ थोड़ा सा क्वेश्चनेबल सा लग रहा है। मसलन यही पहली बात जो कंवर साहब ने कही है कि ये पहला जो अपील की जाती है रिकाउंटिंग के लिए, अगर 5% से कम फर्क हो तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को की जाती है। और मेरे ख्याल में उस अगरचे उसकी वर्डिंग जो है सेक्शन की वो इतनी क्रिस्टल क्लियर तो नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही निकलता है कि रिटर्निंग ऑफिसर अगर 5% से कम मार्जिन ऑफ विक्ट्री हो तो उसकी रिकाउंटिंग कर लेगा। लेकिन उन्होंने उसका बात सुने बगैर ही एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके नतीजे में कन्फ्यूजन पैदा हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ा। तो अब दूसरी बार ये हुआ है कि अब वो फॉर्म 46 मांग रहे हैं और ये देख रहे हैं कि साहब ये जो बैलेट पेपर्स हैं ये सील्ड भी नहीं है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की मुसलसल जो एटीट्यूड है वो क्वेश्चनेबल है। इस मौके पे इलेक्शन कमीशन को जरूर इंटरवीन करना चाहिए और मामले को सीधी लाइन पे लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में आइंदा के लिए भी ये सबक सीखना चाहिए कि जिस जगह पे आपका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या कोई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मौजूद हो, उस इलाके की बजाय किसी दूसरे इलाके के आदमी को लाके रिटर्निंग ऑफिसर लगाएं ताकि वो मकामी इन्फ्लुएंसेस से जरा आजाद हो। तो मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन नजर आ रहा है जी, एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है। तो आपसे ये अहमद बिलाल साहब, दोबारा इंतखाब की तरफ ये मामला जा सकता है जब इतने सारे एतराजात, क्योंकि बड़ा ही एक संजीदा सा मामला है, जब थैले वोटों के मिलेंगे वो सील्ड नहीं होंगे, तो ये तो फिर मामला रिकाउंटिंग तक खत्म होगा या रीपोलिंग की तरफ जाएगा? अहमद बिलाल साहब, मेरे ख्याल में रीपोलिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा इस रीपोलिंग की अबॉर्टेड एक्सरसाइज के बाद। ये जो रीपोलिंग कर रहे हैं, ये रीपोलिंग में अगर बाकी सियासी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया है और कुछ पार्टियां इनमें से पहले ही डिमांड कर रही हैं कि रीपोलिंग की जाए, तो अगर अब रनर अप पार्टी जैसे PMLN है वो भी ये डिमांड करेगी तो और उसके साथ फिर कुछ शवाहिद भी पेश करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा शवाहिद के ऊपर
कि वो किस हद तक हैं, और हो सकता है ये मामला सिर्फ इलेक्शन कमीशन में न रुके, फिर ये अदालत के पास भी जाए, तो ये अदालत में गालिबन तय होगा और जितनी स्ट्रांग एविडेंस होगी उसकी बुनियाद पे फैसला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग केस है रीपोलिंग का, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सवाल पैदा हो जाता है। ठीक है जी, अब स्ट्रॉन्ग केस आप कह रहे हैं रीपोलिंग का बनता जा रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी पेचीदगियां और मसाइल इंतखाबी हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर, उनको देखते हुए हम बात करते हैं अब इंतखाबी इस्लाहात की जो हुकूमत ने प्रपोज किए हैं। कंवर दिलशाद साहब, अब जो हुकूमत है वो कल सदर मुमलिकत साहब खुद आए टीवी पे, उन्होंने आके ईवीएम किस तरीके से ऑपरेट करेगा, पेपर ट्रेल होगी उसके साथ, उन्होंने कहा ये मुख्तलिफ नहीं है पर्ची के जरिए वोट देने से, उसको बड़े तफसीली तौर पे एक्सप्लेन किया। आपके ख्याल में जो अपोजिशन बुनियादी सवाल उठा रही है कि इनके जरिए धांधली हो सकती है ईवीएम मशीन्स, तो आपका क्या राय है इसके ऊपर खास तौर पर? मेरी सबसे बड़ी तो गुजारिश ये है कि सदर मुमलिकत ने ये कहा कि जी हमने मशीन तैयार की है, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हम, जबकि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनी निगरानी में बंगलोर में तैयार करवाते हैं, उसमें हुकूमत हिंद का कोई ताल्लुक नहीं होता। अब यहाँ कहते हैं हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना के दी है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो उस पर ऑनरशिप नहीं है, उसके अंदर गरारिया है, उसका तो मैकेनिकल तरीका होता है, तरीकाकार होता है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, चिप्स लगा सकते हैं, वोट जो है वो किसी और पार्टी को भी जा सकता है, इसमें बड़े पेचीदगियां हैं इसके अंदर। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद तैयार करवाता है अपनी निगरानी में, जिस तरह इंडिया का इलेक्शन कमीशन खुद अपनी निगरानी में तैयार करता है। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान बना के दे रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, जैसे ये उनका इजरायली इदारा हो साइंस और टेक्नोलॉजी का इलेक्शन कमीशन। तो ये एक बड़ी अहम बात है, सदर साहब को ये भी देखना चाहिए, और सदर साहब को ये भी देखना चाहिए जब वो लीड अपोजिशन का हिस्सा थे, जो बंकाक गए थे 2017 के लगभग उनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम देखने के लिए, तो जब उन्होंने आके रिपोर्ट दी थी अपने उस वक्त के स्पीकर सरदार अयाज सादिक को, तो उसमें उन्होंने ये कहा था ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये तो मैं तो उसको नापसंद करता हूँ, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो चल रही है थाईलैंड के अंदर, तो उस मुल्क के तो आप जो 30 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करते उसको तो निजाम को कर दिया मुस्तरद, और पाकिस्तान में जो वहाँ के अपने वो कह रहे हैं कि हमने तैयार कर दिया इलेक्शन कमीशन को दिखाया। नहीं, सबसे पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन को ऑनरशिप दे, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम सियासी जमातों को इन्वाइट करे, उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो खुद बनाई है वो पेश करे, वो दिखाएं, वो तसल्ली कराएं। ये हुकूमत पाकिस्तान का इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए हुकूमत का। आपके ख्याल में ये हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके अहमद बिलाल साहब से पूछेंगे इस बात की कितनी अहमियत है कि इलेक्शन करे आजादाना तौर पर, हुकूमत का मुनासिब नहीं है ये काम करना और काबिल कबूल नहीं होना चाहिए अपोजिशन के लिए, और दूसरा क्या आप लोगों के ख्याल में अब टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कहां तक पहुंच गई, क्या इंतखाबी तरीका कार में भी जिद्दत नहीं आनी चाहिए? अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात की जो बात की तजावीज़ है उस पर, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो तजवीज़ है इस पर, और हमारे साथ प्रोग्राम में जो शख्सियात मौजूद हैं वो इलेक्शन मामलात के ऊपर आप दोनों बहुत गहरी नजर रखते हैं, आप ही का ओपिनियन हम ले रहे हैं। अहमद बिलाल साहब आपकी तरफ आएंगे। अहमद बिलाल साहब, जो ब्रेक से पहले कंवर दिलशाद साहब बात कर रहे थे, तो उस पर भी आप अपना कॉमेंट कीजिएगा कि हुकूमत का तैयार करना ईवीएम वो कितने सवालात रेज कर देता है, और दूसरी बात यह कि कितना काबिल अमल है इटसेल्फ ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं पाकिस्तान में इंतखाबी मामलात के जमीनी हकायक को देखते हुए, आपकी नजर में यहाँ पे ये हो सकती है अप्लाई? जी देखिए, हुकूमत ने कोई 49 पॉइंट्स पे मुश्तमिल एक पैकेज ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जारी किया है, और उनमें बड़ी अजीब बात यह है कि उनमें ईवीएम शामिल नहीं है, लेकिन ईवीएम उनका एक मरकजी नुक्ता है। अब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हुकूमत फोकस कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और मुझे उस पर ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत इस पे इलेक्शन कमीशन को बाईपास कर रही है। देखिए, हुकूमत का काम तो ये था कि वो जो रिपोर्ट उनके पास 2.5 साल से पड़ी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट चला के इलेक्शंस एक्ट 2017 के मुताबिक वो ईवीएम्स को एक्सपेरिमेंटली चेक कर चुके हैं, और इसी तरह उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी इंटरनेट वोटिंग को चेक किया है और उसकी रिपोर्टें दी हैं कि भाई इसके मुताबिक अब आप फैसला कीजिए। उनको तो डिस्कस नहीं कर रही, और उसके लिए लेजिस्लेशन भी असेंबली में डिस्कस नहीं कर रही।
लेकिन वो काम कर रही है जो उसके करने का नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनवा रही है। अब होना ये चाहिए कि वो उस रिपोर्ट को डिस्कस करें, लेजिस्लेशन करें, ये पार्लियामेंट का काम है और बिल लाना हुकूमत का काम है। लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा और उसमें ईवीएम शामिल होगा तो फिर किस किस्म का ईवीएम लेना है, कहां से लेना है और किस किस्म की स्पेसिफिकेशंस होंगी, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये हुकूमत का नहीं है, सदर ममलकत का नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाके ये डिमॉन्स्ट्रेशन दें लोगों को कि ये देखिए ये ईवीएम कैसा काम कर रहा है। ये काम इलेक्शन कमीशन को करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी इलेक्शन के मौके पे हुकूमत बैलेट पेपर छपवा ले और वो ना मिटने वाली स्याही बनवा ले और लोगों को कहे आइए देखिए कैसे बैलेट पेपर उम्दा हमने छपवाए हैं। तो ये बैलेट पेपर जो है ये इलेक्शन कमीशन ने छपवाने होते हैं। अब आप देखिए कि ये इसके लिए ऑर्डिनेंस, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये बहुत खतरनाक बात है। आप ये ईवीएम के ऊपर एक खतीर खर्चा होगा, लोग कहते हैं 120 बिलियन रुपयों के लगभग खर्च होंगे। अब आप ये ऑर्डिनेंस ये क्यों खर्च कर रहे हैं? आपका कहना यह है कि इसके जरिए हम वो जो तनाज़ा खड़ा होता है इलेक्शन में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने ऑर्डिनेंस के जरिए इब्तदा कर दी तनाज़े की खुद। अगर पार्टियां उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप ये तनाज़ा 120 बिलियन रुपए खर्च करने के बाद फिर भी ये तनाज़ा बाकी रहेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आता कि ये, और उसके लिए सदर ममलकत ने कल ये कहा, और ये और बहुत खतरनाक बात है कि हम ये ऑर्डिनेंस इसलिए लाना चाहते हैं कि जल्दी से उसको ऑर्डर कर दें, क्योंकि उस पर बड़ा टाइम चाहिए होता है। एक रोज की 1000 मशीनें बननी होंगी। अब सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस अब जारी कर देंगे और कल को सेनेट एक करारदाद पास करके वो ऑर्डिनेंस के खिलाफ रिजेक्ट कर दे, तो फिर ये जो आपने 120 बिलियन रुपयों का कमिटमेंट कर लिया होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? यकीनन तो ये बहुत उलट अहमद बिलाल साहब। अच्छा, कमर दिलशाद साहब, अब हम एक तो जिससे अहमद बिलाल साहब ने बात की कि सबसे ज्यादा हुकूमत का ईवीएम के ऊपर, इन मशीन के ऊपर फोकस है, लेकिन एक और चीज के ऊपर भी है, वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना और इलेक्शन लड़ने की इजाजत देना। तो ये कैसे मुमकिन है? खासतौर पर वोट देने का हक देना अगले इंतखाब तक होता हुआ आप देख रहे हैं जो हुकूमत तजावीज दे रही है उनमें, क्योंकि इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाएगा उस चीज के अंदर। तो यही सवाल तो अपोजिशन अभी भी उठा रही है कि ये धांधली हो सकती है इस तरीके से। ये कैसे हो सकता है ओवरसीज पाकिस्तानी वोट ने? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा, जैसे अहमद बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है और खुल के बात कर दी उन्होंने, इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर जो इंटरनेट बेल्टिंग के बारे में बाकायदा रिपोर्ट पेश किया है कि इसके अंदर प्राइवेसी नहीं है, सिक्योरेसी नहीं है, या इनके आर्टिकल 218 के खिलाफ है। तो वो तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रिपोर्ट पेश कर चुका है जिस पर हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। तो मैंने भी उसी बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तमाम जो डीमेरिट्स है वो मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक बात पहुंचाई है कि जनाब हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही, प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन रहा, प्रेसिडेंट भी नहीं सुन रहा, तो आप ही सुने, आप ही देखेंगे 1 खरब रुपया है, 1 ट्रिलियन रुपया खर्च होना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगर ये उसी दिन ये नाकाम हो गया इलेक्शन के दिन तो ये कौन जिम्मेदार होगा? आप आयन के आर्टिकल 5 के तहत आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्टेट को बचाएं। तो ये मामला इस तरह से हमने ये कहा है कि ये मामला बड़ा खतरनाक है। जैसे अहमद बिलाल साहब ने अपनी पहली दफा बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए, बड़े खतरनाक इस लफ्ज में कहा कि बड़ा खतरनाक सूरत पैदा हो रही है। ऑर्डर्स के जरिए आप लाना चाहते हैं, ऑर्डर तो वैसे रिजेक्ट हो जा रहा है सेनेट में। तो ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। या इलेक्शन कमीशन जब ऑनरशिप नहीं ले रहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की या इंटरनेट वोटिंग की, तो हुकूमत कैसे उसकी ऑनरशिप लेगी? इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम सियासी जमातों को वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वो नुमाइश करे, वो ब्रीफ करेंगे हमारा ये ओनरशिप है, हम जमानत देते हैं इसमें जो है इलेक्शन शफाफ हो जाएगा। तो फिर जाके अपोजिशन हमारी तमाम सियासी जमातें तस्लीम कर लेगी। हुकूमत के तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को न हुकूमत ने, न अवाम ने तस्लीम करना, न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ओनरशिप लेनी है। तो ये सारा मामला ये है। अब बाकी रह गया कि जी आप ठीक है, जो हमारे पाकिस्तानी है, रियल पाकिस्तानी है, इनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उनके लिए अगर कोई रास्ता निकालते हैं अपना वोट कास्ट करने के बारे में ओवरसीज पाकिस्तान, तो दुरुस्त है, इसके बारे में हम बाद में राय दे देंगे। लेकिन ड्यूल नेशनलिटी को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आइन के आर्टिकल 63(1) में तरमीम करनी पड़ेगी।
तो उसके लिए हुकूमत के पास अगर मेजॉरिटी है तो तरमीम कर लें, लेकिन ये नामुमकिन नजर आ रहा है कि वो आर्टिकल 63(1) में तरमीम नहीं हो सकेगी। आईनी तरमीम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी आईनी तरमीम है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप सुन लें, आप बार बार अपने ऑर्डर्स के पास अपने जेब में रखें, अपनी पॉकेट में रखें। ये ऑर्डर्स के जरिए नहीं हो सकता, इसके लिए आइन के आर्टिकल 224, 223, 51, 59 में तरमीम करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके और अहमद बिलाल महबूब साहब, आप लोगों की कीमती राय हमारे प्रोग्राम में दी सारे मामले के ऊपर जो काफी दिन से जेर बहस है। नाजरीन, जिस तरीके से आप हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुन रहे थे, एक बहुत अहम सवाल ये उठाया गया दोनों की तरफ से कि हुकूमत का काम नहीं होता ईवीएम तैयार करना, वरना सवाल उठते हैं। ये काम इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए आजादाना तौर पर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेके, लेकिन इस सारे मामले में बातचीत करने की, आपस में मिल बैठने की, एक पेज पर होकर अपोजिशन और हुकूमत का इस पे बातचीत करने की भी गुंजाइश है और होनी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल मुल्क में क्या बन चुकी है। कुछ सवालात हैं जो आप लोग हेल्थ एक्सपर्ट से करना चाहते हैं, उसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में आज भी 108 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं और 4000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है कोरोना के केसेस में। और एक और बात यह है कि तीसरी लहर में एक और खतरनाक बात यह है कि 10 साल की उम्र तक के 51 बच्चे भी इस तीसरी लहर में जाँ बहक हो चुके हैं। लॉकडाउन है मुल्क भर में। बहुत सारे सवालात लोगों की तरफ से आ रहे थे, इसके लिए हमने आज दावत दी है इस मामले में बात करने के लिए। डॉक्टर कैसर सजाद, आप मारूफ तिब्बी माहिर हैं और इस सारे मामले पर शुरू से आप बहुत बात करते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे हम कि लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त कितने वेरिएंट्स पाकिस्तान में कोविड के मौजूद हैं और ये जो वैक्सीन्स हैं सारी जो यहाँ पे मौजूद हैं ये किस हद तक असर करती हैं। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पे कुछ लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन्स असर नहीं करती, इस पे आप हमें क्या बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में जो पहली वेव्स में जो वेरिएंट था, जो सेकेंड वेव में वेरिएंट था, वो भी मौजूद है। और यूके से जो लोग लेकर आए हैं पंजाब में और फिर पंजाब से दूसरे शहरों में जो स्प्रेड हुआ वो यूके वेरिएंट मौजूद है। फिर इसी तरह से साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स एंड ब्राजीलियन वेरिएंट्स, ये 3 वेरिएंट्स है। और कुछ कहते हैं कि इंडियन वेरिएंट भी है जो कि डबल म्यूटेड है, लेकिन उसके अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन ये 3 वेरिएंट्स तो यहाँ पर है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और इसकी खतरनाक होने की 2-3 वजह है। एक तो ये कि बहुत तेजी से ये फैलता है एक से दूसरे में और दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले में। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सिम्टम्स जो है डे 1 से नहीं आते हैं, बल्कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है फिर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। यानी कि पहले वाली वेव में लोगों को बुखार खांसी होता था तो फौरन डॉक्टर के पास चले जाते थे। इस बीमारी में, इस वेरिएंट में, यूके वेरिएंट्स में आपको हल्का फुल्का नजला होता है और जिस्म में थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है कि लोग भागते हैं डॉक्टर के पास। और जब खांसी और सांस में तकलीफ होती है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि अच्छा खासा आपका जो लंग्स है, जो फेफड़ा है, वो खराब हो चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि ये खतरनाक है। और इसकी जो आपने दूसरी जो सवाल किया है कि क्या ये वैक्सीन जो है कारामद है कि नहीं है, तो वैक्सीन तो बहुत कारामद है। उसकी वजह यह कि वैक्सीन कोविड-19 के लिए बनी है और उसके जितने भी वेरिएंट्स है उसमें सबका उसमें इफेक्टिव साबित होगा। हाँ, अगर स्ट्रेन एक और सवाल चेंज हो जाए फिर जी ठीक है। जो डॉक्टर साहब एक और सवाल है क्योंकि वैक्सीन के हवाले से हुकूमत जी सॉरी टू कट यू ऑफ डॉक्टर साहब, लेकिन वैक्सीन के हवाले से क्योंकि हुकूमत भी कह रही है लोगों को कि रजिस्टर करवाएं, हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कह रहे हैं, ये सवाल भी बहुत जरूरी है। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ मखसूस दवाओं पर जो लोग हैं, कुछ ब्लड थिनिंग की दवाएं ले रहे हैं, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग के ऊपर हैं, तो वो भी लगवा सकते हैं, उनके लिए भी सेफ है ये वैक्सीन जो मौजूद है पाकिस्तान में? जी हाँ, सारे लोग जो है ये वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन जिनकी तरफ इशारा आपने किया है वो लोग या कैंसर के पेशेंट हैं या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या कोई कार्डियक इश्यूज है उनका सीवियर किस्म का, तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर से पूछ के, जो कंसर्न डॉक्टर हैं आपके, उनसे पूछ कर कि अभी आपकी क्या कंडीशन है, अगर आप फिट हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं। क्योंकि वैक्सीन लगाने से एक फायदा यह है
कि आप अगर कोरोना में शिकार भी होते हैं तो आप में सिवियरिटी नहीं आएगी, मामूली सा आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो आप में कोरोना की शिद्दत आ सकती है और आप हॉस्पिटलाइज होके वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि वैक्सीन सबको लगाना जरूरी है, और वैक्सीन जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा हमारे तमाम लोगों को पाकिस्तान में, तब तक मैं समझता हूं कि कोरोना का खात्मा होना बहुत मुश्किल है। और वैक्सीन के लगाने का अमल को भी बार बार कह रहा हूं कि उसको तेज किया जाए। शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। आप भी अवाम को कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लेकिन कुछ मखसूस बीमारियां इनका हमने भी जिक्र किया, उन लोगों के लिए बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर लें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम यही कह सकते हैं कि SOPs का ख्याल रखें। अब मुल्क भर में लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है। अगर अवाम बहुत ज्यादा एहतियात करें ईद पर भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी, तो इसको यकीनी तौर पर पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त दे सकता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।